आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपोजिशन का, प्रोपोजिशन लॉजिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्क्रीट मैथमेटिक यूनिट 1 इन पेपर 2। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि 101% शॉर्ट टॉपिक में से है। हर बार इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन भी पूछा गया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पता है इस बार जो एग्ज़ाम्स आया था ना 8 अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रोपोजिशन का आया था ना वो असर्शन रीज़न करके आया था, या फिर कोई क्वेश्चन आता है तो वो स्टेटमेंट करके आता है, या फिर मैचिंग द कॉलम में आ जाता है। अब असर्शन रीज़न में जो इसका क्वेश्चन आया था ना वो ये वाला था, दिस इज़ अ प्रोपोजिशन लॉजिक का एक क्वेश्चन था। अब हमें ये बताना था, जो 4 ऑप्शन हमें गिवन थे उसमें से हमें बताना था आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट, बोथ आर द ट्रू और नॉट, है ना। इस तरीके से हमें गिवन था। एक्चुअल में प्रोपोजिशन लॉजिक होता क्या है? प्रोपोजिशन लॉजिक एक स्टेटमेंट है, आप इसे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आराम से कह सकते हो। देखिए, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं इंटेरोगेटिव होती हैं, कुछ रिक्वेस्टेड होती हैं, कुछ ऑर्डरली होती हैं, ठीक है ना, कुछ एडवाइजरी होती हैं, राइट। तो जो ये प्रोपोजिशन लॉजिक है ना, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इकट्ठी नहीं हो सकती। कांट बी टूगेदर, इकट्ठे नहीं हो सकती। दिस इज़ अ प्रोपोजिशन लॉजिक। लाइक एग्जाम्पल्स अगर हम कह दें कि टुडे इज संडे, राइट, या फिर आप कोई भी नाम ले दीजिए, एस इज़ अ बॉय, राइट, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप ये कह दो कि व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, क्या ये क्वेश्चन है? क्या ये प्रोपोजिशन लॉजिक है? ये क्वेश्चन है, प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं है। ये ट्रू और फॉल्स नहीं बता रहा है, ये हमसे कुछ पूछ रहा है जिसका हमें जवाब देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट हो गई तो हमें ऑर्डर हो गया, हमें कहना मानना ही पड़ेगा, हम इसे ये नहीं कह सकते ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, लाइक मैन इज़ अ मॉर्टल, जैसे आप अगर हम बात करते हैं, एक मिनट आगे देखते हैं। ये देखिए प्रोपोजिशन लॉजिक, व्हाट इज़ इट? either true or false, can't be together, it is a declarative statement, like man is a mortal, grass is a green, there is fire, just wait, एक फ़ोन आया था। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है हमारे? ये क्वेश्चन है, पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अभी क्या है, पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने आपको बताया ही है। तो हम न्यू पैटर्न के थ्रू स्टडी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, देयर विल बी स्नो इन जनवरी, ठीक है, ये हमें बता रहा है भाई, ये ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, बट ये कह रहा है कि देयर विल बी स्नो इन जनवरी। व्हाट इज़ द टाइम नाउ, दिस इज़ अ इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट जिसे प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं एक्सेप्ट करता। अब हमें पता चल गया कि टू जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। जब हमें ये पता चल गया कि सेकंड नंबर की स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम यहाँ पे से ऑप्शन कट कर सकते हैं, राइट। नंबर 2 ये कट हो गया और ये कट हो गया, आंसर हमारा 50-50 हो गया, राइट। ओके, टुडे इज संडे, यस हो सकता है। यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यू मस्ट स्टडी, दिस इज एडवाइस, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज एडवाइस। सो आप 4 भी कट कर दीजिए तो हमारे पास क्या बचा? सो आंसर इज हियर। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सी हो गई? टुडे इज संडे, देयर विल बी स्नो इन जनवरी। ओके, तो दिस इज़ अ प्रोपोजिशन लॉजिक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे वर्क करते हैं। दिस इज़ अ ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिना ऑपरेटर के प्रोपोजिशन लॉजिक को नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ द नेगेशन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द नेगेशन, मीन्स अगर ए है तो उसका नेगेशन किसके इक्वलेंट है? ए का नेगेशन क्या हुआ? दिस वन, मीन्स अगर ए की वैल्यू 1 है तो आपका नेगेशन 0 होएगा, यदि ए की वैल्यू 0 है तो नेगेशन 1 है। इससे आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और बूलियन अलजेब्रा में ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन मैं बाद में कराऊंगी, पहले कंजक्शन करते हैं। इसे हम एंड कहते हैं,
क्या कहते हैं, एंड या फिर इनटू, लाइक 1 × 1 = 1, 1 × 0 = 0, राइट। इनटू करना होता है, कंजक्शन का मतलब होता है इनटू करना, मल्टीप्लाई करना, है ना। डिसजंक्शन मतलब प्लस, दिस इज द सिंबल ऑफ द डिसजंक्शन, इसे हम और कहते हैं, या फिर प्लस। कैसे, 1 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, ठीक है। अब आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन कैसे, इम्प्लीकेशन का जो सिंबल होता है ना, दिस वन, जो ये सिंबल होता है ना, ये इम्प्लीकेशन का होता है। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। भाई कलर चेंज हो जाओ, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसके आगे तो नेगेशन लग जाता है, और जो ये वाला साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, डिसजंक्शन में, दिस वन, ठीक है। मतलब एक बात यार इतनी याद रखने वाली है कि यदि आपकी फर्स्ट टर्म 1 आ गई और सेकंड टर्म आपकी 0 आ गई, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका इम्प्लीकेशन नहीं है। इम्प्लीकेशन कब होगा, जब फर्स्ट टर्म आपकी 0 होगी और सेकंड टर्म आपकी 1 होगी, तो ये आपका इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्प्लीकेशन है ना, ये तो बेस है, इसको तो डबल स्टार दे दीजिए। बाई डायरेक्शनल भी इम्पॉर्टेंट है, और आजकल तो ना बाई डायरेक्शनल के क्वेश्चन आते हैं इक्विवेलेंस के, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है, दिस वन। ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए, P implies Q and Q implies P। इस तरीके से अगर हम इसे ओपन करते हैं और भी, तो हम इसे कैसे ओपन करेंगे, हम इसे ओपन करेंगे नेगेशन P और Q, ये एज इट इज़ रहता है, फिर नेगेशन Q और P, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और जो होता है ना, इसका सिंबल ये होता है, एक्सक्लूसिव और किसके, ये बिल्कुल नेगेशन होता है, किसका नेगेशन होता है, बाई डायरेक्शनल का। यानी आप इससे अगर ऐसे लिख दो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी, ठीक है, दिस इज अ एक्सक्लूसिव और, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ओह नो नो नो, एक मिनट, ये क्यू पे आना था, या ये क्यू पे आना था, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ट्रुथ टेबल आपको पता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इस तरीके से 2 की पावर में हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं ना। ट्रुथ टेबल तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे हम जैसे a की वैल्यू लेते हैं, b की वैल्यू लेते हैं। मैंने 2 की पावर 2 में मैं टेबल बना रही हूँ, तो पहले मैं डिसजंक्शन ले लेती हूँ, फिर कंजक्शन लेंगे, फिर a इम्प्लाइज b भी लेंगे, a बाई डायरेक्शनल b और a एक्सक्लूसिव और b, ठीक है। हम इन सब की टेबल बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ हमारी इसमें रह गई है, और वो है नेगेशन a। चलो मैं यहाँ पे राइट कर देते हैं, फिर नेगेशन a क्या करें, है ना, चलो यहाँ कर देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, और नहीं आ रहा तो भी मुझे बता देना। देखिए, यहाँ पे अगर हम डिसजंक्शन की बात करते हैं ना, तो 0 + 0 क्या होगा, 0, 0 + 1, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्लस ही तो कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस है, तो 0 + 1 1। ये सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होता है, वो होता है 0 + 0। अगर हम a और b की बात करते हैं, अगर हम a और b की एंड की बात करते हैं, तो ये हमारा सिर्फ एक कंडीशन में ही ट्रू होता है, और वो होता है 1, ठीक है। बाकी 0 होता है, क्योंकि 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1, ठीक है।
और नेगेशन ए है, ये नेगेशन ए है, तो जहाँ ए की वैल्यू 0 है वहाँ 1 हो जाएगी, जहाँ 1 है वहाँ पे हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से नेगेशन ए और नेगेशन बी वर्क करेगा। अब आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, इम्प्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारी ट्रूथ टेबल बन गई है। तो हमारी ए, देखिए ए इम्प्लाइज बी, मैंने आपको बताया था सिर्फ एक कंडीशन पे फॉल्स होती है, और वो है हमारा अगर ए हमारा पॉजिटिव आ गया तो। ए हमारा पॉजिटिव यहाँ पे भी है, लेकिन क्यू की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना क्यू के बिना पी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यू एग्जिस्ट कर सकता है पी के बिना, लेकिन पी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्यू के बिना, है ना। तो वो वाली टर्म है यहाँ पे। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे मैं आपको नीचे बताती हूँ, देखिए ये होता है P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट यही होता है ना। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, अगर मैं ये कह रही हूँ कि P और, ठीक है, नेगेशन Q, क्या ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए आपका अगर Q आपका 0 है, यानी B आपका 0 है और A आपका 1 है, तो यहाँ पर आपकी टर्म फॉल्स होगी, अदरवाइज सब जगह आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। P इम्प्लाइज Q, P A बाई डायरेक्शनल B का अगर हम बात करते हैं तो ये बाद में करते हैं, पहले एक्सक्लूसिव और निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बताया था मैंने आपको एक्सक्लूसिव और की, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, इसके, यानी A आपका 0 है, B आपका 1 है, प्लस A आपका 1 है और B आपका 0 है। दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये आपकी 1 है, अदरवाइज ये 0 है ना। ये 0 है तो बाय डायरेक्शनल इज द अपोजिट टू इट, अपोजिट है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपकी 0 हो जाएंगे। दिस इज अ ट्रूथ टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। ये देखो मैंने अभी बताया था ना, Q विदाउट P कैन एग्जिस्ट, इज पॉसिबल, बट P विदाउट Q कांट एग्जिस्ट। Q आपका जो ये Q है ना, ये एग्जिस्ट करता है बट ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये आपका अगर 0 है तो ये ठीक है, अगर ये 1 है और ये 0 है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। याद रखने वाला पॉइंट है। इसका P इम्प्लाइज Q, इसको क्या कहते हैं, P इम्प्लाइज Q, दिस इज अ P इम्प्लाइज Q। इफ P देन Q, यस, इफ P देन Q, इफ हमेशा फर्स्ट टर्म के आगे लगेगा, दिस इज अ देन, फिर आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी Q इफ P, P इफ है ना, इफ तो P लगेगा, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे, अगर आप अभी करेंगे ना एकदम से तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना ये हमारे क्लियर होते जाएंगे, बट आपको इसे याद करना पड़ेगा, क्रैमिंग नहीं करनी है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आता जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। P इम्प्लाइज Q में इतना याद रख लीजिएगा, P आपका Q के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। Q इज़ नेसेसरी, Q इज़ नेसेसरी, ये देखिए Q इज़ नेसेसरी, P इज़ सफिशिएंट, P इज़ सफिशिएंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इक्विवेलेंस भी करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक कुछ समझा देती हूँ कि हम स्टेटमेंट कैसे करते हैं। लाइक हमें यहाँ पे गिवन है यू विल स्टडी इफ़ यू गो, ठीक है, यू विल स्टडी इफ़ यू गो। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q कौन सा हुआ इसमें, दिस इज अ P एंड दिस इज अ Q, दिस इज ऑल्सो वाई P, क्योंकि इफ लगा हुआ है। इफ किसके आगे लगा हुआ है, ये देखो इफ किसके आगे लगा हुआ है, P के आगे, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से P इम्प्लाइज Q। अगर हमारा यहाँ पे होता यू गो इफ यू विल स्टडी, इफ यू विल
स्टडी, तो हमारा P कौन सा होता, दिस वन, एंड दिस वन इज अ Q। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, तब हम इसे कैसे लिखते हैं, तब भी हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि इफ़ यहाँ पर है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे होता कि भाई ओनली इफ यू विल स्टडी ओनली इफ, अगर यहाँ पे ओनली और लगा देते, यू विल स्टडी ओनली इफ, यू विल स्टडी ओनली इफ यू गो, तो हमारा क्या बन जाता, ये हमारा P हो जाता और ये हमारा Q हो जाता, क्योंकि ओनली इफ किसके आगे लगता है, Q के आगे लगता है, किसके आगे लगता है, Q के आगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये इसी के ऊपर बेस है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ x then y unless z, इफ x then y unless z, देखिए ये unless है ना, तो इसे नेगेशन में लिखेंगे, ठीक है, unless z इसे नेगेशन में लिखेंगे, बट ये x के आगे आएगा या y के, ये अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे ये मीन्स अभी हम कंफ्यूज है, राइट। तो हम कैसे इसे देखेंगे क्वेश्चन को, मान लो हमें एग्जाम में नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज हैं, तो हम क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे x एंड y है, ये क्यों आया भाई, हमारा तो आंसर ये आ रहा है ना, इतना तो हमारा आ रहा है, इफ़ x देन y, तो ये रॉन्ग हो गया। हाँ, इफ़ x देन y, ओके, इफ़ x देन y, ओके, इफ़ y देन x हो सकता है, नहीं, ऑर्डर इज मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसमें हमें देखना है, क्योंकि ये कह रहा है इफ़ x देन y अनलेस z, मतलब ये अनलेस किसके लिए, y के लिए, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस सॉरी y के, z के लिए, x के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस वन, ठीक है, ये किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, y के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, अनलेस z, तो हमारा जो ये आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हमें ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें इसको बताना है किसके इक्विवेलेंट है, तो हम इसे कैसे खोलेंगे, P इम्प्लाइज P और Q है ना, तो ये फर्स्ट टर्म तो आपकी नेगेशन हो जाएगी, सेकंड टर्म ये जो हमारा इम्प्लाइज है ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में P और Q राइट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हम इसे ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो सिंबल है ना ये सेम है, अगर हमारा ये सिंबल होता ना तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते, यस, इनमें कुछ लॉज होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, और उन लॉज के थ्रू ही हम प्रीपोजिशन लॉजिक के हर स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेशन P और Q, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि हमारे सिंबल सेम है। तो अब ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है, ये कह रही है जो कि 1 होएगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 और Q इक्वल टू Q, तो इसका आंसर क्या आ गया, दिस वन, ठीक है। हम इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर मैं आपको लॉ करवाऊंगी, क्योंकि लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं, देखिए P, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, P और Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। अच्छा एक बात है ना, इसमें ध्यान रखने वाली है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ना ध्यान दीजिए। ये देखिए ये जो इम्प्लाइज है ना, ये वाला ये वाला जो इम्प्लाइज है ना, ये केवल नेगेशन P के आगे नहीं है, ये होल के आगे है, दिस वन, ठीक है। तो नेगेशन हमारा यहाँ लगेगा P और Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, ठीक है। हम इसे ऐसे ओपन करेंगे, मैं हर एक टर्म में कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये जो नेगेशन है ना, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो ये नेगेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है ना, और कंजक्शन के आगे अगर डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन के आगे अगर नेगेशन लग जाता है तो वो कंजक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब सिंबल आपके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिसजंक्शन है, कंजक्शन हो जाएगा,
पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, एंड है और में बन जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव में बन जाएगा, एंड देन ये आपका सेम रहेगा, राइट। ठीक है, तो नेगेशन पी, देखिए अब यहाँ पे क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। जब आपके सिंबल डिफरेंट होते हैं, ये देखिए, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। तो पहले इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेगेशन पी और पी, ये एंड यहाँ आ जाएगा, नेगेशन क्यू और पी, ठीक है। और फिर ये टर्म एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, ये 0 और 1 कह रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और 1 को अगर ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 को अगर हम इससे इनटू करते हैं तो यही डिजिट आएगी, है ना। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, मतलब ये कट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमारा ये दोनों जो सिंबल है ये सेम है, तो यह नेगेशन क्यू 2 टर्म्स है, 2 टाइम्स को नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट हुई, दिस वन। तो नेगेशन पी और क्यू, ये देखिए नेगेशन पी और क्यू, हाँ यहाँ पे हम एज इट इज लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये देखिए पी और नेगेशन क्यू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस ये करवाऊंगी मैं आपको, बट ये थोड़े से अभी आपको आएंगे नहीं, आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब इन क्वेश्चंस को करते हैं। आगे मैं एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको शायद डिस्टर्बेंस हो रही हो, पीछे से साउंड आ रहा है, अगर आपको हो रही है तो प्लीज़ मुझे क्लियर करिए, मैं ये वीडियो फिर बना दूँगी आपके लिए। तो Which of the following pair of prepositions are not logical equivalent? ये देखिए, हमें ये बताना है ये वाली वीडियो इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है या नहीं, देखिए ये इक्विवेलेंस रूल के थ्रू हम कर सकते हैं। देखो ये कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे P इम्प्लाइज R है, ये देखिए दोनों में सेम टर्म है, P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। जब हमारे पीछे सेम टर्म होती है ना, सेम, तो हमारे जो सिंबल होते हैं ना ये चेंज हो जाते हैं, यानी ये हमारा, ये कुछ रूल्स हैं, इक्विवेलेंस रूल्स हैं, ये ऐसे। तो यस, ये हमारा इक्विवेलेंस है, यानी ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। हमें क्या बताना है, नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ दिस वन, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ दिस वन, और दिस इज नॉट। देखिए इसका है ना, ये चार्ट में लेकर आई हूँ, मैंने आपको करवाया नहीं था, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में। अरे चल जा, ये देखिए वीडियो इज विजिबल, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन जो अभी हमने देखा था वो ये वाला था। ये देखिए पीछे की जब टर्म होती है तो वो चेंज हो जाता है सिंबल, ठीक है। ये देखिए सिंबल, जो ये वाला सिंबल था ये चेंज हो गया था, राइट। अगर यही टर्म आगे होती है तो सिंबल चेंज नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पेपर में आने के चांस भी हैं। ये देखिए जो सिंबल है ना ये चेंज नहीं हुआ, ये एंड का एंड रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पूछा गया था हमसे, जो सेकंड ऑप्शन था, तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट था, नेगेशन पी, देखिए ये रहा, ये इसके इक्विवेलेंट था, यस इक्विवेलेंट हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें कुछ टर्म्स हैं याद करनी है, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस है। हमें ये देखिए ये कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट कहा जाता है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, कंट्रापॉजिटिव, और दिस इज इम्प्लाइज, इनके कन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है, कुछ टोटोलॉजी होते हैं, सेटिस्फाइबल होता है, काफ़ी कुछ होता है, मैं सब कुछ करवाऊंगी आपको। अभी हम एक क्वेश्चन लॉ के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही थी आपको,
तो ये इक्विवेलेंस जब हम करेंगे तब मैं आपको करवा दूँगी। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए इस फोर्थ वाले में देखते हैं, तो ये देखिए अगर यहाँ पे पीछे है ना इम्प्लाइज, तो यहाँ पे इसकी जो हमारी सिंबल है ये चेंज होना चाहिए था, बट यहाँ से चेंज नहीं है। तो हमें यही पता चल रहा है यही इक्विवेलेंस नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा ना, यहीं से हमें पता चल गया। ये तो हमने देख ही लिया था इक्विवेलेंस है। अगर हम कहेंगे कि भाई P इम्प्लाइज R है और P इम्प्लाइज Q है, तो हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से बनना था, ये सेम रहना था, है ना, ये सेम रहना था, ये सेम रहना था, क्योंकि ये आगे है। अगर यही चीज़ पीछे होती तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये देखो हो गए थे ना साइन चेंज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली हैं। तो अगर आपको समझ में आ रही है वीडियो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको कुछ और एक दो स्टेटमेंट्स के थ्रू और बता देती हूँ। अब जैसे कुछ लेंथी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो हम किसके थ्रू करते हैं, बूलियन अलजेब्रा के थ्रू करते हैं। अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा में भी यही लॉजिक होता है, लाइक AC हो गया प्लस में AB हो गया। तो हमें ये बताना होता है कि किसके इक्विवेलेंट है, A कोमा ले लिया, C और B का हो गया, ठीक है। तो कुछ लॉज होते हैं, इन पे वर्क करते हैं, लाइक AC प्लस AB प्लस नेगेशन, है ना, इस तरीके से हम लेते हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ये नॉर के इक्विवेलेंट हो गया, नॉर के इक्विवेलेंट हो गया। कुछ लॉज होते हैं उसके थ्रू हम करते हैं, लाइक एक लॉ होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ होता है हमारा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। एक होता है आपका आइडम्पोनेंट होता है, आइडम्पोनेंट, नेगेशन हो गया, डबल नेगेशन भी आपने समझ लिया, डबल नेगेशन क्या होता है, और अब्जॉर्प्शन होता है, कुछ कॉम्यूटेटिव होते हैं, और नेगेशन हो गया, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो काफ़ी कुछ होता है, मैं सारे आपको डिफ़ाइन करूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर येस तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आई हो तो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।